ओके, सो दिस इज़ लेक्चर 6 एंड द लास्ट लेक्चर ऑन वेक्टर्स। और आज का हमारा टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स? इसको थोड़ा पहले ना लेमैन टर्म्स में समझते हैं। लास्ट के लेक्चर्स में वी डिड एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो हमने क्या किया था, इफ़ देर आर टू वेक्टर्स है ए एंड बी, तो उनका रिजल्टेंट मिलता है हमको आर। समझ आ गया? अब इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस करेंगे हम रेजोल्यूशन में। सपोज हमें कोई वेक्टर गिवन है आर, क्या आप इसको ब्रेक कर सकते हो? डेफिनेटली हम इसको ब्रेक कर सकते हैं ए और बी वेक्टर्स में, ठीक है, जिसका आर एक रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो इसका क्या कर रहे हैं, एडिशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस। दो वेक्टर्स को ऐड किया, एक वेक्टर मिला, एक वेक्टर को आप फर्दर दो वेक्टर्स में ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको नॉर्मली क्या बोलेंगे, रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन। ओके, अब इसकी एक्चुअल डेफिनेशन समझते हैं हम। तो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या बोलती है, इफ देर आर थ्री वेक्टर्स, say vector capital A, small a and small b in the same plane, then A can be expressed as sum of small a and small b after multiplying them with some real numbers। वो क्या बोल रहा है, उसने कोई भी रैंडमली आपको तीन वेक्टर्स दिए हैं, तो आप किसी एक वेक्टर को बाकी दो वेक्टर्स के सम में लिख सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग देम विद सम रियल नंबर। ठीक है, सपोज कुछ एक्स वाई जेड दे दिया, तो मैं लिख सकती हूँ y इज इक्वल टू सम लैम्डा एक्स प्लस म्यू जेड। ठीक है, या फिर मैं x को लिख सकती हूँ सम लैम्डा y प्लस म्यू जेड। इस तरीके से किन्हीं भी तीन वेक्टर्स को आप लिख सकते हो। कैसे, देखो, सपोज ये आपका वेक्टर ए है, ये बड़ा। ठीक है, अब आपको दो वेक्टर्स दिए हैं, दिस इज योर वेक्टर ए एंड दिस इज योर वेक्टर बी। ओके, हमको क्या लिखना है, इस बड़े वाले वेक्टर को इन दोनों के टर्म्स में लिखना है। तो हमने देखा, जब मैंने ए को इतनी बार अरेंज किया, 1 2 3 4 5 6 7 बार अरेंज किया, और जब वेक्टर बी को मैंने ऐसे 3 बार अरेंज किया, तो उनका जो रिजल्टेंट आया वो वेक्टर कैपिटल ए आया। ठीक है, बाय पैरेललोग्राम लॉ। तो क्या मैं लिख सकती हूँ दैट योर दिस ए इज 7 टाइम्स स्मॉल ए प्लस 3 टाइम्स बी? क्या मैंने लिख दिया? ठीक है, ऐसे ही हम किन्हीं भी तीन वेक्टर्स को लिख सकते हैं। समझ आ गया? सो दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ रेजोल्यूशन। ऑलराइट, तो दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या एक वेक्टर को हम सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं, कितने भी कर सकते हो सकता है ये एक वेक्टर है, वो आपका इन दो वेक्टर से मिलकर बना हो, या फिर ये जो एक वेक्टर है वो आपका इन तीन वेक्टर से मिलकर बना हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है रेजोल्यूट करना। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द नीड ऑफ रेजोल्यूशन? क्या इंपॉर्टेंस है रेजोल्यूशन की, क्या काम आता है ये? तो देखो, अगर हम किसी भी रैंडम वेक्टर के कुछ रैंडम कंपोनेंट्स के टर्म्स में इसको लिख दें तो इतना फ़ायदा नहीं होता। लेकिन अगर हम किसी वेक्टर को ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स के टर्म्स में लिख दें, मतलब इस वेक्टर को हम एक एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट और एक वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दें, तो ये हमारा काम ईजी कर देता है। कैसे? जैसे हमें अभी वेक्टर्स ऐड करने में कितनी ज़्यादा दिक्कत आई थी। ठीक है, इतने सारे रूल्स बनाने पड़े थे। व्हाट इफ अगर हमारे पास कुछ एक्स डायरेक्शन के लिए एक वेक्टर होता, उसको हम एक्स में रिजॉल्व कर लेते और उसको वाई में कर देते, फिर एक्स एक्सिस के लिए तो नॉर्मल एडिशन करना होता और वाई के लिए भी नॉर्मल एडिशन करना होता। ठीक है, तो बेसिकली रेजोल्यूशन किस लिए करते हैं, ताकि हम किसी एक वेक्टर का एक्स और वाई कॉम्पोनेंट निकाल दें। अब वो एक सिंगल लाइन के लिए हमारे पास जितने भी हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने होते हैं वो बहुत ईजी हो जाते हैं। ठीक है, so this includes the process where one vector is broken into two components. This allows us to do physics in x and y direction, which makes problem solving very easy. ठीक है, problem solving easier. Is that clear? तो हम अब actual resolution पे आते हैं जो हमें करना है क्लास 11th के लिए, या फिर आगे भी जितने भी न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करने होंगे। ठीक है, इतना क्लियर है कि एक वेक्टर को कितने भी कंपोनेंट्स में आप रेजोल्यूट कर सकते हो, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स चाहिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। दैट्स इट। ओके, तो ये आपका एक वेक्टर ए है जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, हमें इसका एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट चाहिए।
तो जो इसका एक्स कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलेंगे ए एक्स, वो होता है ए कॉस थीटा, और जो कंपोनेंट है वाई उसे क्या बोलेंगे ए वाई साइन, ए वाई, और वो होता है ए साइन थीटा। और ये थीटा हमने क्या लिया है अभी, एंगल मेड विद एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो अब दिमाग में आता है ये ए कॉस थीटा, ये एक्स कंपोनेंट जो है इसका ए कॉस थीटा क्यों आया, और ए वाई यानी वाई कंपोनेंट ए का वो ए साइन थीटा कैसे आया। तो इट्स सिंपल ट्रिगोनोमेट्री। वो क्या हो गई देखो, इस अगर ट्राइंगल में हम देखें ए बी सी में, तो कॉस थीटा क्या है आपका, इट इज़ बी सी अपॉन ए। तो बी सी क्या आ गया, ए कॉस थीटा, एंड साइन थीटा क्या है, ए सी अपॉन ए, तो वो क्या आ गया, तो उससे क्या मिला, ए सी इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। ठीक है, वही हमने जो ट्राइंगल लॉ के लिए प्रूफ में की थी, सेम चीज़। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रहे, ये जो वेक्टर ए हमने इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक किया है, एक्स और वाई कंपोनेंट में, जो हमें ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा है, ये हमें मैग्नीट्यूड मिला है। क्या मिला है हमें, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं मिली अभी तक। तो देखो, तो जो डायरेक्शन वाली प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने से पहले हम रिजॉल्व कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। रिजॉल्व द कंपोनेंट्स इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। क्या है, थीटा आपको 30 डिग्री दिया है और जो आपका वेक्टर है वो 5 न्यूटन है। तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा आपका 5 कॉस 30 डिग्री, एंड वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा 5 साइन 30 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 इंटू रूट 3/2, एंड ये क्या हो जाएगा आपका 5/2। इज दैट क्लियर। अच्छा, कॉस और साइन में उधर बैठ के सॉल्व मत करने लग जाना, प्रूफ मत निकालने लग जाना अगर तुम्हें पता ना हो कि कॉस किस जगह साइन किस जगह। याद रखो जो थीटा के साथ होता है, थीटा के साथ वाली साइड वहाँ पे कॉस लगता है, और जो दूसरी साइड है वहाँ पे साइन लगता है। दैट्स इट। ठीक है, तो पहले मैं बात कर रही थी कि जो ये हमने कॉम्पोनेंट्स लिखे थे ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, ये आपके स्केलर्स की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो इतना तो एकदम क्लियर हो गया कि मैं ए को, इस वेक्टर ए को सिर्फ ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा नहीं लिख सकती। जबकि मैंने क्या बोला था कि आप वेक्टर का ये जो रेजोल्यूशन है वो क्या है, आप इसको ब्रेक कर रहे हो, तो टेक्निकली तो आपको ऐसा लिखना चाहिए था ना कि ए इज ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा, बट ऐसा नहीं लिख सकते बिकॉज दिस इज योर वेक्टर क्वांटिटी एंड योर आर एच एस इज स्केलर क्वांटिटी, नॉट पॉसिबल। तो अब इस आर एच एस को वेक्टर क्वांटिटी कैसे बनाएंगे, इसमें हम डायरेक्शन वाला डायरेक्शन वाला जो चीज़ है वो ऐड कर दें। ठीक है, तो डायरेक्शन हमें पता है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो डायरेक्शन वेक्टर है वो आई कैप होता है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन क्या होता है जे कैप। तो अगर मैं इस चीज़ को, वेक्टर ए को ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप लिख दूँ, तो क्या अब ये सही है, अब आर एच एस आपका वेक्टर बन चुका है। ठीक है, यही चीज़ थी जो मैं कार्टेशियन प्लेन में आपको सिखाती थी। मैंने क्या बोला था, कार्टेशियन प्लेन में आप अगर 3D में बात कर रहे हैं तो किसी वेक्टर ए को ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप लिखते हो, जहाँ पे ए एक्स क्या होता है, उसका कॉम्पोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, कॉम्पोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस, कॉम्पोनेंट अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो ये क्या था, ये रेजोल्यूशन था, आप एक वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हो एक्स वाई जेड एक्सिस में, वही चीज़ है। ठीक है, तो अगर हम 2D से डील करेंगे तो ए क्या हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और इस चैप्टर में हमने निकाल दिया कि ए एक्स क्या होता है ए कॉस थीटा, द एक्स कॉम्पोनेंट इज ए कॉस थीटा एंड द वाई कॉम्पोनेंट इज ए साइन थीटा। इज इट क्लियर? ओके, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज बोथ दीज थिंग्स आर इंटरचेंजेबल। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कोई वेक्टर गिवन है ए, तो आप उसके कॉम्पोनेंट्स फाइंड आउट कर सकते हो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ये तो हमने किया अभी। और इसका ऑपोजिट भी कर सकते हो, मतलब इफ द कॉम्पोनेंट्स आर गिवन देन यू कैन फाइंड योर वेक्टर ए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया, सेकेंड पार्ट करते हैं। तो सपोज आपको ए एक्स और ए वाई गिवन है, मतलब कॉम्पोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड कॉम्पोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस गिवन है, तो क्या मैं उस वेक्टर ए को ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप लिख सकती हूँ? अभी तो हमने सीखा ये चीज़। अगर सपोज ए जेड भी गिवन होता, अगर हम 3D में बात करते, तो इधर मैं ऐड कर देती और क्या लिख देती ए जेड के कैप। एक और किसी में गिवन होता तो उसके साथ उसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर ऐड कर देती। ठीक है, तो बेसिकली किसी भी वेक्टर को कॉम्पोनेंट अलॉन्ग वन डायरेक्शन एंड उसका डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लिखता है, दैट्स इट। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, देखो मैग्नीट्यूड के लिए एकदम सिंपल है,
मैग्नीट्यूड मैंने बताया था दैट ए इज़ अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, है ना। जब मैंने बताया था कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप आप करते हो तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, यही तो आता है, ठीक है। नाउ इसका टैन थीटा कैसे निकालेंगे हम, तो देखो ये आपका वेक्टर था, ये इसका x कंपोनेंट था, ये इसका y कंपोनेंट था, दिस वाज ax, दिस वाज ay। अगर मैं ये ट्राइंगल कंप्लीट कर दूं तो ये भी तो ay ही होगा, ये भी ay होगा। तो इस ट्राइंगल में ध्यान से देखो, ये थीटा अगर है तो क्या मैं टैन थीटा लिख सकती हूँ ay बाय ax। अगर मुझे टैन थीटा मिल गया तो मुझे थीटा भी मिल जाएगा, टैन इनवर्स ay बाय ax। थीटा मिल गया मतलब डायरेक्शन मिल गई, ये तो चाहिए था, ठीक है। तो बेसिकली हमको अलग अलग कंपोनेंट्स गिवन थे और उससे हमने वेक्टर बना दिया, ओके। सो इफ कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर इन x डायरेक्शन इज √3 यूनिट्स एंड इन y डायरेक्शन इट इज 1 यूनिट, फाइंड द वेक्टर। x कंपोनेंट गिवन है आपको √3 एंड y कंपोनेंट आपको गिवन है 1, तो आपको वेक्टर फाइंड आउट करना है। मैंने अभी बताया था दैट वेक्टर a कैन बी रिटन एज ax i कैप प्लस ay j कैप, ठीक है। तो ax क्या हो गया, √3 i कैप प्लस j कैप। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट √3 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ 2 यूनिट। और अगर हमको एंगल निकालना है तो वो क्या होता है, टैन थीटा इज इक्वल्स टू ए वाई अपॉन ए एक्स। तो ए वाई क्या है यहाँ पे, ए वाई इज़ 1 एंड ए एक्स इज़ √3, तो टैन थीटा 1/√3 आ गया, मतलब थीटा क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो ये एक ईजी क्वेश्चन था। नाउ दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन आपको पूरे 11th में करने हैं, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना। हम एक इधर कर लेते हैं, आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे विल प्रैक्टिस, ठीक है। तो एक समझने की कोशिश करना। अ मास ऑफ 2 kg लाइज ऑन अ प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक प्लेन है इस तरीके से, वो क्या एंगल बना रहा है, वो बना रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। और उसके ऊपर ऐसे एक बॉक्स रखा हुआ है ये डायग्राम में, ओके। टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, रिजॉल्व इट्स वेट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। वो क्या बोल रहा है कि जो इसका वेट है, अब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो डायरेक्टली नीचे लगता है, तो ये इसका वेट होगा, ओके। ये बोल रहा है कि इस वेट को रिजॉल्व करो, कहाँ पे रिजॉल्व करो, अलोंग द प्लेन। अलोंग द प्लेन मतलब इस डायरेक्शन में, ये अलोंग द प्लेन है, और इसके परपेंडिकुलर, तो प्लेन का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये देखो 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो इन दो कंपोनेंट्स में हमको रिजॉल्व करना है, इज दैट क्लियर। तो कैसे करेंगे, देखो ये डायग्राम है, ये 2 kg है, तो इसका जो आपका वेट है वो नीचे लग रहा होगा, mg, m इज 2, तो mg कितना हो गया 20, तो 20 न्यूटन वेट नीचे लग रहा है, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि एक तो अलोंग द प्लेन चाहिए, मतलब ये वाला, एंड एक परपेंडिकुलर यानी ये वाला चाहिए। अब देखो एंगल निकालना पड़ेगा अगर मुझे रिजॉल्व करना है, तो ये 30 डिग्री है, ये कितना हो गया 90 डिग्री ऑब्वियसली, तो ये बचा हुआ कितना हुआ 60 डिग्री। तो हमारे पास एंगल आ गया, हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ गए। मैंने बोला है जहाँ पर एंगल होता है वहाँ पे कॉस वाली चीज़ आती है, तो अलोंग द प्लेन क्या हो जाएगा 20 cos 60 डिग्री, और उसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 20 sin 30 डिग्री, ठीक है। तो बेसिकली जब आपको चीज़ें रिजॉल्व करनी होती हैं तो आपको क्या चाहिए होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग एंड द एंगल, इज दैट क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस करेंगे हम आगे। तो हम इसकी एक एप्लीकेशन करते हैं। एप्लीकेशन इज एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। अब जब मैं एडिशन करवा रही थी तो मैंने बोला था कि जो पैरेललोग्राम लॉ है या ट्राइंगल लॉ है वो तो आपके 2 वेक्टर्स को सॉल्व करता है, और जो पॉलीगन लॉ है वो सिर्फ एक बेसिक आइडिया है, उससे एक्चुअल आंसर नहीं निकलता, या फिर आपको बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सो द ईजी वे टू डू इज़ थ्रू रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में कैसे करते हैं हम, देखो सपोज आपको ये 3 वेक्टर्स गिवन है। ये एक वेक्टर है 10 जो 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ये वेक्टर 2 है जो 90 डिग्री बना रहा है, और ये वेक्टर 3 है जो इधर से 60 डिग्री बना रहा है। हमको इनको ऐड करना है। तो देखो 2 वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। अगर आपका एक वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और दूसरा वेक्टर है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, तो जब आप 2 वेक्टर्स को ऐड करते हो तो एक्स सबके एक्स कंपोनेंट ऐड करते हो अलग से,
सबके वाई कॉम्पोनेंट अलग से ऐड करते हो, और अगर ज़्यादा कॉम्पोनेंट्स हैं तो फिर वो, तो ए कैप सॉरी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। तो हमको क्या करना है अब इन तीनों वेक्टर्स का एक्स वाई कॉम्पोनेंट निकालना है सबका, ठीक है। तो अगर मैं इस वेक्टर की बात करती हूँ तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, 10 cos 30 डिग्री, 10 cos 30 डिग्री यानी 10√3/2, ठीक है। ये जो 2 है इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो जीरो ही होगा ना, क्योंकि देखो एनीवे ये वाई एक्सिस में, या फिर अगर इसका एंगल देखना है तो 90 डिग्री है, cos 90 क्या होता है, जीरो होता है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 2 cos 90 इज जीरो, एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस की बाद में बात करते हैं, ठीक है। इस वेक्टर का अगर हम एक्स एक्सिस में देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 cos 30 डिग्री, 3 cos 60 डिग्री, वो क्या हो जाएगा 3/2। इज दैट क्लियर। तो सबका एक्स कॉम्पोनेंट निकल गया, वाई कॉम्पोनेंट निकालते हैं। इसका वाई कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा आपका, 10 sin 30 डिग्री, है ना, 10 sin 30 डिग्री यानी 10/2 दैट इज 5 हो गया, ओके। इसका वाई कॉम्पोनेंट तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा ना, 2 sin 90, sin 90 इज 1, तो 2, ओके। और इसका क्या हो जाएगा, 3 sin 60 डिग्री, वो क्या हो जाएगा 3√3/2। इज दैट क्लियर। तो बेसिकली क्या हो गया आपका, अगर हम इसे सॉल्व करें तो इसका था √3/2, ठीक है। इसके लिए क्या था, 3 cos 60 डिग्री विच वॉज 3/2, ओके। और इसका जीरो था, तो एक्स कॉम्पोनेंट ऐड कर दो सबके, 3/2 प्लस √3/2 आई कैप हो गया ये, ठीक है, प्लस जिस सबके वाई कॉम्पोनेंट, इसका वाई कॉम्पोनेंट आया था 5 प्लस इसका 2 था, ठीक है, और इसके लिए था 3√3/2, तो इसको ऐड कर दिया जे कैप। ये हो गया आपका एडिशन। इज दैट क्लियर, ओके।